गुड मॉर्निंग। सर्किट एनालिसिस के अंदर जो सबसे ज़रूरी कुछ लॉज हैं उनमें से पहला है किरचॉफ लॉ। इस लॉ के बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं, दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट है वो किरचॉफ का प्रथम नियम या इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कह देते हैं। वो ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ या लूप में कोई शाखाओं की संधि पर उसकी ओर प्रवाहित धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कोई भी मान लीजिए नोड है तो नोड पर आने वाले करंट्स और जाने वाले करंट्स जो है वो बराबर होते हैं। इसे नोड थ्योरम भी कहते हैं या सुमेशन ओवर आई इज इक्वल टू 0। जैसे इस फिगर के अंदर P पॉइंट पर I1 और I2 करंट जो है वो आ रहे हैं और I3 और I4 करंट जो है वो जा रहे हैं। तो आने वाले को धनात्मक और जाने वालों को ऋणात्मक यदि आप लें, और यही ट्रेडिशन है और यही कन्वेंशन भी है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0 या I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यानी इसका मतलब ये भी है कि किसी भी बिंदु पर आवेश का संग्रहण नहीं होता है। कोई भी नोड हो वहाँ पर आवेश का संग्रहण जो है वो नहीं होता। किरचॉफ का दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ के प्रत्येक लूप में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं अथवा विभवानुपात कहते हैं, का बीजगणितीय योग उस लूप में कार्यकारी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी समेशन ऑफ आई टाइम्स आर इज इक्वल टू समेशन ओवर ई। ई जो है वो विद्युत वाहक बल के जो स्रोत हैं ये उनका बीजगणितीय योग है, और समेशन ऑफ आई आर जो है वो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस, उनका बीजगणितीय योग है। इसे लूप थ्योरम कहते हैं। अब देखिए ये दोनों जो नियम हैं, इन नियमों की मदद से हम सर्किट को एनालिसिस करने में जो यूज़ करेंगे, तो इन थ्योरम्स का उपयोग जो है उसमें पहला तरीका है कि यदि आप नोड एनालिसिस कर रहे हैं तो इस विश्लेषण में जो परिपथ में वोल्टता का मान जो है वो धारा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए कि ये एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें दो वोल्टेज स्रोत हैं E1 और E2। इसके अलावा कंपोनेंट जो इम्पीडेंस के हैं Z1, Z2, Z3, Z4, Z5। अब नोड एनालिसिस के अंदर जैसे यहाँ पे नोड दिखाए गए हैं 1, 1 नंबर, 2 नंबर नोड, 3 नंबर और ये 4 नंबर नोड। तो यहाँ पर आप 2 नंबर और 3 नंबर रोड पर मान लीजिए जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो V2 है और V3 है। तो संधि 2 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ का पहला नियम कि नोड एनालिसिस के अंदर कि जितना करंट आ रहा है वो यहाँ से जाने वाले करंट के बराबर है। तो पहली ब्रांच के अंदर जो पोटेंशियल मिलता है आपको 1 नंबर पॉइंट पे वो है E1, क्योंकि बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, और 2 पॉइंट पे है V2। सो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ E1 माइनस V2, और इस इम्पीडेंस की वैल्यू है Z1। फिर यहाँ पर इसी पॉइंट पर ये तो है जो करंट आ रहा है, 2 पॉइंट से या 2 नंबर जो नोड है वहाँ से जो Z3 के अंदर करंट जा रहा है
उसको मैं लिख रहा हूँ माइनस V2 अपॉन Z3, और Z2 के थ्रू जो करंट इस 2 नंबर नोड की तरफ आ रहा है वो है प्लस V3 माइनस V2 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 नंबर Z2 के अंदर जो करंट चलेगा दैट इज विल बी ड्यू टू V3 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको आप सिंप्लीफाई करिए और ये कहते हुए कि 1 अपॉन Z1 इज इक्वल टू है Y1, यानी एडमिटेंस, इम्पिडेंस का जो विपरीत है या रेसिप्रोकल है उसको एडमिटेंस कहते हैं। 1 अपॉन Z2 Y2 है और 1 अपॉन Z3 Y3, और ऐसे ही 1 अपॉन Z4 जो है वो Y4 और Y5 भी आप कहेंगे। सो E1 माइनस V2 Y1 माइनस V2 Y3 प्लस V3 माइनस V2 Y2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, V2 और V3 को एक तरफ ले जाइए तो माइनस E1 Y1 इज इक्वल टू V2 माइनस Y1 माइनस Y2 माइनस Y3 प्लस V3 के साथ Y2। जो 3 नंबर नोड है या संधि है वहाँ पर देखिए आने वाला करंट जो है वो Z5 के थ्रू वो आएगा जी E2 माइनस V3 अपॉन Z5, और यह जो करंट है ये जाने वाले करंट्स के जोड़ के बराबर होगा, तो V3 माइनस V2 Z2 और V3 Z4। तो आप इसको लिखिए E2 माइनस V3 Y5 V3 माइनस V2 Y2 प्लस V3 Y4, यानी एडमिटेंस की टर्म्स में लिख लिया हमने, या माइनस E2 Y5 इज इक्वल टू V2 Y2 प्लस V3 और माइनस के साथ Y5 माइनस Y2 माइनस Y4। ये दूसरी इक्वेशन है नोड नंबर 3 के लिए। अब देखिए हम इन दोनों समीकरणों को यानी 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व करके V2 और V3 की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हैं। ये आप अलजेब्रिकली भी कर सकते हैं और एक मेथड होता है डिटर्मिनेंट वाला मेथड, उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो वो मेथड ये है कि आप इसको यदि डेल्टा y निकालें तो वो बराबर होगा माइनस Y1 माइनस Y3 माइनस, यानी ये जो कंपोनेंट है V2 के साथ, ये 2 इक्वेशंस है बेसिकली कि माइनस E1 Y1 दूसरी साइड में है Y मैट्रिक्स और V2 और V3। तो इन दोनों इक्वेशंस में डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस Y1 माइनस Y3 माइनस Y2 Y3 Y2 माइनस ये वाला डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए और V2 का जो मान आएगा वो ये डिटर्मिनेंट्स करिए सॉल्व, माइनस E1 Y1 माइनस E2 Y5 ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम Y2 माइनस Y5 माइनस Y2 माइनस Y4। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को दूसरा डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, ये V2 आएगा। अदरवाइज डायरेक्ट इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से V3 भी आप डिटर्मिनेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ये तो है नोड एनालिसिस से आप किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए कि लूप एनालिसिस भी होता है एक। लूप एनालिसिस में जैसे यही प्रॉब्लम है जो अभी हमने देखी, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ये इम्पीडेंसेस हैं, E1 E2 दो वोल्टेज सोर्स हैं। तो किरचॉफ का दूसरा जो रूल है वो अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 3 लूप हैं, इसमें हमने करंट मानना है जैसा यहाँ दिखाया गया है। पहले लूप में I1, दूसरे लूप में I2, तीसरे लूप में I3। तो E1 इज इक्वल टू Z1 I1, क्योंकि Z1 में I1 करंट चलता है। Z3 के अंदर
I1 करंट जाता है इस दिशा में और I2 जो करंट है दूसरे लूप का वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर आता है, इसलिए Z3I1 माइनस Z3I2। ये तो हुआ पहले लूप की इक्वेशन। दूसरे लूप के लिए जीरो इसलिए क्योंकि वोल्टेज सोर्स कोई है नहीं। I2 करंट तीनों में से जाता है, तो Z2 प्लस Z4 प्लस Z3I2। अब Z4 में I3 करंट चलता है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, सो माइनस Z4I3। और Z3 के अंदर जो करंट I1 है वो भी रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। I1 जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, इसलिए ये होगा माइनस Z3I1। इसी तरह से तीसरे लूप के अंदर भी आप निकालिए। तीसरे लूप के अंदर E2, ये क्योंकि करंट जो है वो आपने डायरेक्शन अपोजिट ली है, तो इसलिए ये लिखना पड़ेगा माइनस E2 इज इक्वल टू Z5 प्लस Z4I3 माइनस Z4I2। ये तीसरे लूप के लिए हो गए। अब इन तीनों इक्वेशंस में से I1, I2 और I3 कैसे निकालेंगे, यानी तीनों ब्रांचेस के अंदर कितना कितना करंट चल रहा है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए इन इक्वेशंस को पहले मैंने रीअरेंज किया है। E1 के साथ I1 और I2, फिर 0 माइनस Z3I1 ये दूसरी इक्वेशन लिखी गई, फिर माइनस E2 के लिए भी इक्वेशन लिखी गई। डेल्टा Z ये सॉल्व किया गया, Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3 Z1 2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5। I1 की जो वैल्यू है पहले कॉलम के अंदर जो इम्पीडेंस है उसकी जगह पर जो वोल्टेजेस की वैल्यूज़ है लेफ़्ट साइड के अंदर वो लिख दीजिए, बाकी डिटर्मिनेंट एज इट इज़ 1 अपॉन डेल्टा Z। दूसरे के अंदर भी 1 अपॉन डेल्टा Z, Z1 प्लस Z3 E1 0 माइनस Z3 0 माइनस Z4 0 माइनस E2 Z4 प्लस Z5। ये दूसरे कॉलम के अंदर हम वोल्टेज की वैल्यू लिख रहे हैं। और इसी तरह से तीसरे के अंदर भी आप I3 की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर इन तीनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके तीनों लूप्स के अंदर कितने कितने करंट चल रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर किसी भी कंपोनेंट में कितना करंट चलेगा उसकी कैलकुलेशन भी आप इन्हीं करंट्स की मदद से निकाल सकते हैं। ये कहलाता है लूप एनालिसिस। ये वोल्टेज से करंट निकालने के काम में जनरली लिया जाता है।